नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम जानेंगे वसंत ऋतु आज से प्रारंभ हो गई। 22-23 फरवरी से लेकर 22-23 अप्रैल तक चलने वाली ये 2 माह की ऋतु वसंत ऋतु कहलाती है। ये ऋतु बहुत सुहानी होती है। वसंत ऋतु सब ऋतुओं से सुहानी होती है। इसमें सब जगह प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है। देखो कैसे फूल दिख रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर दृश्य दिख रहे हैं। रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता और सुगंध से ऐसा लगता है मानो प्रकृति प्रसन्न मुद्रा में है। यह ऋतु शीतकाल और ग्रीष्मकाल यानी सर्दी और गर्मी इन दोनों के बीच का समय है, संधि का समय होता है। मौसम समशीतोष्ण होता है, यानी कि न तो कपकपाती सर्दी होती है और न ही तेज गर्मी होती है। तो ऐसी बहुत तेज कड़ाके की न तो धूप हमें दिखती है। ऐसे ही मिले जुले मौसम को हम वसंत ऋतु कहते हैं। दिन में तो गर्मी होती है, रात को थोड़ी थोड़ी सी सर्दी भी लगती है। शरीर पर इसका क्या प्रभाव होता है? तो शरीर पर इसका प्रभाव होता है, इस ऋतु में सूर्य की किरणें तेज होती हैं। शीतकाल यानी कि हेमंत और शिशिर, ये 2 ऋतुओं को शीतकाल कहते हैं। इसमें जो शरीर के अंदर कफ जमा हो जाता है ना, वह इन किरणों की गर्मी से पिघलने लगता है। इसमें शरीर में कफ दोष जो है वो बिगड़ जाता है। कफ दोष बिगड़ने का मतलब है कि सर्दियों का जमा हुआ कफ यदि वसंत में निकलने लगे तो चिंता मत करना। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बीमार हो गए, बीमार नहीं हुए, आपके टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। निश्चित रूप से ये 2-4 दिन 5 दिन निकलने दीजिए। और उसके अलावा जैसे क्या क्या होता है, ऐसे लक्षण क्या क्या होते हैं इस वसंत में? खांसी होती है, जुकाम होता है, नजला, दमा, गले की खराश होती है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, पाचन की जो है कमी, पाचन शक्ति की कमी होती है, जी भी मितलाता है। ऐसी ऐसी सामान्य से लक्षण दिखते हैं। वातावरण में सूर्य का बल बढ़ जाता है और चंद्रमा की शीतलता कम हो जाती है, और इससे क्या होता है, जलीय अंश और चिकनाई कम होने लगती है। इसका प्रभाव तो शरीर पर पड़ता है, लेकिन साथ में दुर्बलता भी आने लगती है। इसीलिए इस ऋतु में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अम्ल यानी कि एसिडिक, मधुर यानी मीठा, लवण, ऐसे 3 प्रकार के रस खाने से कफ में वृद्धि होती है। इस प्रकार का आहार हमें, अब पथ्य और अपथ्य आहार, अब हम जानेंगे पथ्य आहार और अपथ्य आहार के बारे में। पथ्य आहार क्या होता है? पथ्य का मतलब इस ऋतु में लेना चाहिए हमें यह आहार, और अपथ्य का मतलब इस ऋतु में हमें यह आहार नहीं लेना चाहिए। तो 2 महीने आपके ठीक ठीक निकलेंगे। अगर आपने यह भोजन लिया और यह भोजन नहीं लिया तो आप स्वस्थ और अस्वस्थ हो सकते हैं। स्वस्थ होने के लिए पथ्य का पालन करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा वो बीमार हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं पथ्य आहार इस वसंत ऋतु में क्या है। पथ्य आहार में जो कि हमें सेवन करना चाहिए, उसमें आपने पहले तो देखा कि क्या नहीं लेना चाहिए था। अम्ल, मधुर और लवण, ये 3 प्रकार के रसों से युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए। अम्ल यानी एसिडिक फूड नहीं लेना चाहिए। मधुर यानी मीठा फूड हमें वसंत ऋतु में थोड़ा कम लेना चाहिए, ना नहीं लेना चाहिए। और लवण युक्त भी नहीं लेना चाहिए। अब कौन कौन से लेने चाहिए? बचे कौन से? कटु, कषाय और तिक्त। तो कटु यानी कड़वे, कषाय यानी कसैले और तिक्त यानी तीखे। ये 3 अलग अलग प्रकार के जो रस हैं, जो आयुर्वेद में 6 रसों की बात की गई है, तो 3 प्रकार के रसों का सेवन अपन इस ऋतु में कर सकते हैं यदि हमें स्वस्थ रहना है। तो पथ्य आहार में क्या क्या लेना चाहिए? मूंग, चना और जौ की रोटी, ये हमें ले सकते हैं, हम लेना चाहिए। जौ, चना, राई, भीगा और अंकुरित चना, मक्खन लगी रोटी, हरी साग सब्जियां और उनका सूप, सरसों का तेल। आप देख रहे हैं वसंत ऋतु में सरसों के पीले पीले फूल खूब खिले हुए दिखेंगे अलग अलग खेतों में, खलिहानों में। तो सरसों का तेल इस ऋतु में लेना चाहिए। सब्जियों में करेला, लहसुन, पालक, केले के फूल, जिमीकंद, कच्ची मूली, सौंठ, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये लेने चाहिए इस ऋतु में। काली मिर्च,
धान की खील, मौसमी, नींबू, मौसम का कोई फल या खस का जल। खस का जो शरबत बनाते हैं उस शरबत को भी इसी ऋतु में लिया जाता है। इस ऋतु में शहद का प्रयोग बड़ा लाभकारी है और जल भी यानी पानी भी अच्छी मात्रा में इस ऋतु में पीना चाहिए। अदरक डाल करके पानी और शहद मिला करके पानी, या तो अदरक भी साथ में और शहद भी साथ में मिला करके आपको पानी पीना चाहिए अगर वसंत ऋतु में आपको स्वस्थ रहना है तो। वर्षा का जल यदि इकट्ठा किया हुआ हो, अभी आने वाली थोड़े दिन में वर्षा वापस आने वाली, अभी मौसम विभाग इसकी चेतावनी दे रहा है, राजस्थान में तो दे ही रहा है, तो वर्षा का जल यदि इकट्ठा किया हुआ है तो वो भी वसंत ऋतु में पीना चाहिए। कफ को कम करने के लिए वमन क्रिया करें। गुनगुना पानी सेंधे नमक वाला लेकर और बीच की 2 उंगलियां डालकर आपको वमन यानी कुंजर क्रिया करनी चाहिए, जिससे कि कफ बाहर निकल जाएगा। और जो रसायन की दृष्टि से करते हैं वो हरण के चूर्ण को, जो हरड़ होता है, त्रिफला में एक कंटेंट होता है आंवला, बहेड़ा और हरड़, या हरड़ बहेड़ा आंवला, जिनमें से एक हरड़ जो है उस हरड़ के चूर्ण को आप शहद के साथ इस 2 महीनों में ले सकते हैं। ये बड़ा टॉनिक का काम करता है। इस ऋतु में हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करें और योगासनों को जरूर करें। हमारा योग व स्वास्थ्य का सत्र है। पिछले कुछ दिनों से आपको आहार और लाइफस्टाइल दूसरी चीजें बता रहे हैं, लेकिन योगासनों को अवश्य बताएंगे अब आपको। लेकिन ये योगासन जरूर करें आप, कुछ योगासनों को 5-7, और व्यायाम भी थोड़ा बहुत जो यौगिक जॉगिंग के रूप में आपको बता रखा है, सूक्ष्म व्यायाम भी बता रखे हैं, वे भी करें। प्राणायाम भी अवश्य करें। सुबह सुबह तेल की मालिश करें। जैतून का तेल उत्तम होता है अथवा सरसों का तेल राजस्थान की दृष्टि से उत्तम होता है, तो तेल की मालिश करें। उबटन लगाएं, सुबह नहाएं, फिर उसके थोड़ी देर बाद नहाएं, आधा 1 घंटा रुकें मालिश के बाद, नहाएं उसके बाद। और यदि आपको आदत है तो ठंडे पानी से, नहीं आदत है तो गुनगुने पानी से, या शरीर के सामान्य जो तापमान है उसके अनुसार पानी को करके, लेकिन सुबह नहाएं जरूर। तो व्यायाम, मालिश और उबटन और स्नान ये जरूर करें, करना ही चाहिए। सुबह 8 बजे से 9 बजे से पहले पहले यदि कर लेंगे तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। सूर्योदय से पहले घूमें जरूर, भ्रमण जरूर करें। वसंत ऋतु में सूर्योदय से पहले का भ्रमण बड़ा उपयोगी और बड़ा उत्तम होता है, स्वास्थ्य के लिए बड़ा हितकर होता है। आप बाहर नहीं जा सकते उद्यान आदि में, अपने छत पर भ्रमण करें। सूर्योदय से पहले की वायु का जरूर सेवन करें। नहीं तो प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम जैसी तो कोई चीज नहीं है। प्राणायामो परमम तपः। आंखों में अंजन का प्रयोग करें और स्नान करते समय जो मल विसर्जक अंग है उनकी ठीक प्रकार से सफाई अवश्य करें। दोपहर में धूप बहुत परेशान कर रही है तो सिर पर टोपी या छाते का प्रयोग करें जब बाहर निकल रहे हैं तो, जिससे कि वसंत ऋतु की गर्मी का नुकसान आपके शरीर पर नहीं होगा। स्नान करने के बाद जिनको परफ्यूम आदि या डीओ आदि लगाने की आदत है, तो मैं बताऊं आपको, आयुर्वेद कहता है कि सुगंधित द्रव्यों का लेपन स्वयं कर सकता है व्यक्ति, या स्वयं उसको लगा सकता है। कपूर, चंदन, अगर, कुमकुम आदि ये सुगंधित द्रव्य हैं, इनका आप लगाएं, इनको लगाएं। परफ्यूम नहीं लगाना, वो तो बड़े केमिकल और हिंसा के कारण से बनी हुई है, हिंसा करने के उससे फलस्वरूप बनता है। तो परफ्यूम ना लगाएं, बल्कि इन प्राकृतिक द्रव्यों से अपने शरीर में सुगंध उत्पन्न करने का प्रयास करें। अच्छा चंदन मिल जाता है, आप प्रयास करेंगे तो मिल जाता है। अगर पंसारी के पास मिल जाता है। कपूर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और उसके अलावा एक कुमकुम होता है, महिलाएं कुमकुम का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अपथ्य आहार, अपथ्य आहार विहार, कैसा आहार हमें नहीं करना चाहिए। तो वसंत ऋतु जो कि 22-23 फरवरी से लेकर 22-23 अप्रैल तक चलती है, इन 2 महीनों में हमें भारी चिकनाई वाले पदार्थ, खट्टे पदार्थ जैसे इमली, अमचूर और मीठे, गुड़, शक्कर और शीत प्रकृति वाले, जो ठंडी प्रकृति वाले हैं, ऐसे पदार्थों का हमें सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और नया अनाज, उड़द, रबड़ी, मलाई, ऐसे जो भारी भोज्य पदार्थ हैं, जो खाने योग्य पदार्थ हैं, इनका और खजूर का सेवन भी इस ऋतु में बिल्कुल ठीक नहीं है। खुले आसमान में या घास में नीचे ओस पर सोना, या ठंड में रहना, या बहुत धूप में घूमना और दिन में सोना, ये सब हम सब के लिए हानिकारक है इस वसंत ऋतु में। फिर से बताऊं मैं आपको, खुले आसमान में
ओस में सोना, जमीन पर जो ओस पड़ती है या फिर घास में कोई व्यक्ति सो रहा है तो ओस में नहीं सोना चाहिए। खुले आसमान में ज्यादा देर हमें लेटना नहीं चाहिए। फिर ठंड में नहीं रहना चाहिए इस ऋतु में, और धूप में अनावश्यक रूप से ना घूमें, और दिन में भी ना सोएं। इस वसंत ऋतु में ऐसे अपत्य का पालन और इस पथ्य का पालन, पथ्य और अपत्य का ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से आप वसंत ऋतु में बीमार नहीं पड़ेंगे। अब हम जानेंगे योग आसन वसंत ऋतु में कौन से करने चाहिए, प्राणायाम कौन से करने चाहिए, तो आगे के सत्रों में हम जानेंगे। आप इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो व्यक्ति ऋतुचर्या का पालन करता है वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद में भी इसका विधान किया हुआ है। तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ये सब चीजों का नियमित रूप से पालन करना चाहिए, जिससे कि ऋतुओं में या आने वाले मौसम में हम बीमार न पड़े। ये निश्चित बात है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो और दूसरे लोगों की अपेक्षा कम बीमार पड़ेंगे, और योगासन प्राणायाम करते हुए इन सब चीजों का पूरी तरह से पालन करेंगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ये बात तय है, आप करके देख लीजिएगा। आज के कार्यक्रम को इतना ही रखते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज के इस मुहिम योग व स्वास्थ्य में आप सभी बने रहें। निश्चित रूप से आप सब अपने आरोग्य को, अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना सकते हैं। जय हिंद,